मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो ग्राही अंग होते हैं उनसे ग्राही अंग, ये जो ग्राही अंग है बाह्य वातावरण से, कहां से, बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण क्या कर रहे हैं। ग्राही अंग का काम क्या है, बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करना, और इसके बाद जो ग्रहण हुए इन्हें संचरित क्या कर रहे हैं, संचरित कर। कहां तक, मस्तिष्क। कहां तक संचरित, मस्तिष्क। मस्तिष्क तक संचरित करना। फिर मस्तिष्क से वापस कहां पर आते, कार्यकारी। कहां पर, कार्यकारी अंगों तक। इन सब क्रियाओं की और कार्यकारी, इन कार्यकारी जो अंग है इनमें क्या है, इनकी क्रियाओं का क्या बनाए रखते हैं, नियंत्रण एवं सामंजस्य बनाए रखना। यानी एक शॉर्टली परिभाषा हम इसकी कहें नर्वस सिस्टम की तो क्या कहेंगे, कार्यकारी अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण व सामंजस्य बनाए रखने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो गई, कार्यकारी अंग की विभिन्न जो अंग हमारे शरीर में, विभिन्न अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण एवं सामंजस्य बनाए रखने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान भी कराता है। यानी बाहरी जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं उन सब का ज्ञान भी हमें किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका जो तंत्र है इसकी क्रियात्मक व संरचनात्मक, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका, या इसे कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की क्या कहते हैं, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहते हैं। सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका कौन सी, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, मानव में पैर के अंगूठे। मानव में सबसे लंबी जो कोशिका है, साधारण रूप पूछे तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पैर के अंगूठे की तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, ये तो क्या है, इसकी परिभाषा और सामान्य जानकारी। इसके बाद बात करते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में एक तरफ शाखित प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं, शाखित प्रवर्ध, और एक तरफ होते हैं ऐसे अशाखित प्रवर्ध। एक तरफ ये शाखित हो गए,
साक्षित जो प्रवर्ध है इनको कहते हैं दुर्मांसों या डेंड्राइट। डेंड्राइट्स इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहेंगे? तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ऐसे दो प्रकार, और ये इसका कहलाता है कोशिकाकाय। कोशिकाकाय। इस कोशिकाकाय में समस्त जो कोशिकांग होते हैं वो सब पाए जाते हैं। यहाँ तंत्रिकाक्ष पर जगह जगह ऐसे माइलिन आच्छादित पाए। क्या है ये? माइलिन आच्छादित न्यूरॉन। इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। सामान्यतः तंत्रिका कोशिका की संरचना इस प्रकार की। दो प्रकार के तंतु हैं। पहले है कौन से? डेंड्राइट्स। ये कैसे? शाखित प्रवर्ध है। इस प्रकार के हैं शाखित प्रवर्ध होते हैं और उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करते। उद्दीपन ग्रहण करते, यानी जो डेंड्राइट्स है क्या काम करेंगे? उद्दीपन ग्रहण करते। दूसरे हैं कौन से? एक्सोन। ये कैसे हैं? अशाखित। इस प्रकार के प्रवर्ध हैं अशाखित, और क्या करते हैं? आवेग संचरण। इसका काम करेंगे, आवेग संचरण का कार्य करते। नेक्स्ट तीसरा जो इसका भाग है वो कहलाता है कोशिका का, यानी सेल बॉडी। सेल बॉडी में वो सभी कोशिकांग होते हैं। ठीक है। कोशिका का एक सामान्य जो कोशिका में संरचना हो, सामान्य जो कोशिका है उसकी संरचना में जो भी कोशिकांग होते हैं, जैसे केंद्रक है, लाइसोम है, लाइसोसोम, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस प्रकार के सारे कोशिकांग जो सामान्यतः कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, कारक इत्यादि, वो सारे कोशिकांग इस कोशिका में भी पाए जाते। इसका ये जो सिरा पूरा क्या कहलाता है? एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। इसके ऊपर ऐसे माइलिन प्रोटीन का आवरण होता है। जगह जगह पर क्या है? माइलिन प्रोटीन का आवरण, जिसको क्या कहते हैं? माइलिन आच्छाद या माइलिन शीथ कहा जाता है। यहां से ग्रहण करके याद रखते। एक तंत्रिका कोशिका में जब आवेग संचरण होता है, इसमें जो आवेग संचरण होता है इसके द्वारा विद्युतीय आवेश के द्वारा कैसे होगा? यहां से उद्दीपन ग्रहण किया और यहां तक पहुंचना है किसके रूप में? विद्युतीय आवेश के रूप में। ऐसे जो तंत्रिकाक्ष है इसके बाहर इस प्रकार से प्लस 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 ऐसे ही आवेश होता है, अंदर माइनस माइनस माइनस। सामान्य परिस्थिति में व्यवस्था होती है। लेकिन जैसे ही कोई उद्दीपन या आवेग ग्रहण किया जाता है तो अंदर का जो माइनस है ये बाहर आ जाता है और बाहर का प्लस अंदर चला जाता है। इस प्रकार से आवेश रोटेट होते हैं और ये क्रम तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, पीछे फिर वही सामान्य स्थिति आ जाती है। इस प्रकार एक डेंड्राइट से एक्सोन तक जो आवेग संचरण होता है वो किसके रूप में? विद्युतीय आवेश के रूप में। अब यहाँ ये डेंड्राइट्स के पास ही दूसरी कोशिका के दुर्मांस्म होते हैं। क्या होंगे? दुर्मांस्म होते हैं। लेकिन इनके बीच में यहाँ गैप होता है, ये टच नहीं करते, बीच में क्या है? गैप। ये जो रिक्त स्थान है
ये जो रिक्त स्थान है बीच में, इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी एक कोशिका का एक्सोन और दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। और इस सिनेप्स में जो आवेग संचरण होता है वो रासायनिक, कैसा होता है? रासायनिक संचरण होता है। यानी सिनेप्स में जो आवेग संचरण हो रहा है वो कैसा, किसके द्वारा होता है? रासायनिक आवेग के द्वारा। यहाँ तंत्रिकाक्ष के द्वारा विशेष प्रोटीन स्रावित किए जाते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। वो सिनेप्स में स्रावित होते हैं और उनके द्वारा एक एक्सोन से दूसरे डेंड्राइट तक आवेश प्रवाह होता। ये संरचना रही किसकी? तंत्रिका तंत्र की इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या? न्यूरॉन्स की सामान्य संरचना। अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, मानव तंत्रिका तंत्र। देखिए, मानव जो तंत्रिका तंत्र है इसे 3 भागों में बांटा है। मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें आती हैं, एक है मस्तिष्क और दूसरा भाग है इसका मेरु रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्या क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जो मस्तिष्क है फिर इसे 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ऐसे 3 भाग हैं किसके? मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भागों में बांटा गया। प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। मध्य मस्तिष्क को फिर 2 भागों में बांटा गया। पिंड चतुष्ठी और प्रमस्तिष्क घंटक। पश्चिम मस्तिष्क को फिर 3 भागों में बांटा गया। अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई और एक तीसरा है मेड्यूला ओब्लांगेटा। यदि मस्तिष्क को 3 भागों में कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम और अग्र मस्तिष्क पक्ष। अग्र मस्तिष्क पक्ष डायनसेफेलम। मध्य मस्तिष्क को 2 में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना
और सेरेब्रम पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क को फिर 3 भागों में, कौन कौन सा? अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगेट, ऐसे 3 भागों में बटा गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की है, कपालीय और दूसरी है मेरु। इसको 2 भागों में है, कपालीय और मेरु। स्वायत्त को भी 2 भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और दूसरा भाग है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से मानव तंत्रिका तंत्र का डिवाइडेशन किया गया। एक एक चीज, एक एक स्टेप्स को हम पढ़ेंगे क्रमवार। पहले आप देख लीजिए मानव तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में, कौन कौन सा? केंद्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय और स्वायत्त। अब केंद्रीय को फिर 2 भागों में, कौन कौन सा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, 2 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को फिर 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भागों में, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में, पिंड चतुष्टय और प्रमस्तिष्क निरंतर। पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगेट। ऐसे 3 भाग किसके हैं? पश्चिम मस्तिष्क। एक बार यहाँ पे फ्लो चार्ट बना ले, ठीक। उसके बाद एक एक का अध्ययन करेंगे, ठीक। इस प्रकार से ह्यूमन नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26, इसके ये जो सारे जितने भाग मैंने यहाँ लिखे, इन सब भागों का हम संक्षिप्त, देखिए विस्तार नहीं, संक्षिप्त विवरण आपके सिलेबस में है, वो सब हम एक एक करके एक एक का अध्ययन करेंगे इसमें। पहले देखिए बात करेंगे नंबर 1 हम किसकी? केंद्रीय तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसका भी पहला भाग कौन सा है? मस्तिष्क। कौन सा है? मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन या मस्तिष्क, इसकी स्थिति कहां पर स्थित है? कपाल, कपालीय अस्थियों के मध्य। ये जो क्रेनियम है, ये पूरा यहां से लेकर ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्रेनियम क्या कहलाता है? क्रेनियम या कपाल कहलाता है। इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित होता है, यानी कपालीय अस्थियों के अंदर यहाँ जो कपाल के जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं खोपड़ी, इसके अंदर कोमल कपालीय अस्थियों के मध्य कोमल तंत्रिकीय मस्तिष्क स्थित होता है। वहां पे कपाल अस्थियों के मध्य। सामान्यता इसका जो वजन है वो पुरुषों में 1500 ग्राम और महिला में लगभग 1450 ग्राम। ये क्या है? वजन की बात कर रहे हैं, औसत वजन। क्या है? औसत वजन। पुरुषों में 1500 ग्राम, यानी पुरुषों का जो औसत है मस्तिष्क को 1500 ग्राम, महिलाओं का जो औसत है वो 1450 ग्राम, ये औसत है। अब किसी किसी पुरुष का जो मस्तिष्क वेट है इससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी का इससे कम भी हो सकता है। ऐसे महिलाओं का किसी का हो सकता है 1500 ग्राम से भी ज्यादा हो, किसी का 1400 ग्राम से कम भी हो सकता है। ये जो वेट जो निकाला गया ये औसत है। इसमें ऐसा कोई नहीं है सब महिलाओं का, सभी महिलाओं का वजन कम, मस्तिष्क का वजन कम होता हो। और ये निश्चित बात है, जो जिसका मस्तिष्क जितना बड़ा है
वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान प्राणी भी होता। ये यहाँ पे विस्तृत। इसके अलावा देखिए कपाल जो अस्थि है, कपाल अस्थि और मस्तिष्क इनके बीच में 3 झिल्लियां होती हैं। एक होती है दृढ़ तानिका, दृढ़ तानिका या पायरा मैटर, दूसरी है जाल तानिका या आर्केनोइड, तीसरी जो झिल्ली है वो कहलाती है ल्यूगामेंटर। दृढ़ तानिका कहलाती है ल्यूगामेंटर, दृढ़ तानिका है ल्यूगामेंटर, और तीसरी है मृद तानिका यानी कोमल, ये कहलाती है पायामेटर या कहलाएगी पाया। ऐसे 3 झिल्लियां होती हैं। कौन कौन सी? दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृद तानिका, यानी ड्यूरामेटर, आर्केनोइड्स और पाया। 3 झिल्लियां। इनमें से सबसे बाहर दृढ़ तानिका है जो बिल्कुल कपाल के साथ चिपकी होती है। दृढ़ तानिका जो झिल्ली है इसके साथ कपाल अस्थियों के साथ चिपकी होती है, और ये किसकी? तंतु में संयोजी उत्तक। किसकी बड़ी है? तंतु में संयोजी उत्तक, फाइब्रोसा कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसमें कोलेजन तंतु पाए। कौन से तंतु पाए जाएंगे? कोलेजन तंतु। ये लचीली नहीं होती, कठोर होती है। नाम इसलिए दृढ़ तानिका, और किसके साथ? खोपड़ी के साथ चिपकी हुई है। और कौन से तंतु है? कोलेजन। इन्हीं तंतुओं के कारण कैसी है? ये कठोर होती है। जबकि जो जाल तानिका है जाल के समान है। कैसी है? जाल के समान, और इसमें इलास्टिक तंतु, इलास्टिक तंतु, यानी इसमें केवल कोलेजन तंतु और इसमें इलास्टिक भी है। और कौन से हैं? कोलेजन। दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। जाल तानिका में कौन कौन से? कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं। इसलिए ये कैसी है? लचीली है। इनके कारण कैसी है? लचीली होती है। यानी आर्केनोइड्स जो है वो कैसी? इलास्टिक तंतुओं के कारण लचीली झिल्ली होती है। तीसरी जो सबसे अंदर है मस्तिष्क के से जो चिपकी हुई है। दृढ़ तानिका कपाल से और मृद तानिका किससे? मस्तिष्क से चिपकी हुई है। ये कैसी है? कोमल है। कैसी है? कोमल और पारदर्शी। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। रुधिर केशिकाओं का क्या है? जाल। क्या है? रुधिर केशिकाओं का जाल। कैसी है? कोमल है, पारदर्शी है। इस झिल्ली में मस्तिष्क की ओर ऐसे कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कोटर। इन्हें क्या कहते हैं? ब्लड फ्लेक्सिस। क्या कहते हैं? ब्लड फ्लेक्सिस कहा जाता है। इनमें क्या भरा होता है? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव और रक्त भरा। क्या है? क्या भरा हुआ इनमें? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा होता है। अब देखिए यहां इन दोनों के बीच जाल तानिका और दृढ़ तानिका के बीच में जो खाली जगह है इसको कहते हैं सब ड्यूरल कैविटी। क्या कहेंगे? सब ड्यूरल कैविटी। किस किस के बीच में? दृढ़ तानिका और जाल, यानी ड्यूरामेट आर्केनोइड्स के बीच में जो खाली जो रिक्त स्थान है जिसमें द्रव भरा होता है। क्या भरा है? द्रव भरा होता है, और ये मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है।
किससे सुरक्षा करता है? बाह्य आघातों से। इसी प्रकार का खाली जगह मृद तानिका और जाल तानिका के बीच में, किसके बीच में? मृद तानिका और जाल तानिका। इसे कहते हैं सब आर्केनोइड कैविटी। क्या कहेंगे? सब आर्केनोइड कैविटी। यानी जाल तानिका और दृढ़ तानिका के बीच में सबड्यूरल है, जाल तानिका और दृढ़ तानिका के बीच में सब आर्केनोइड कैविटी है। सब जो आर्केनोइड कैविटी है इसमें क्या है? प्रमस्तिष्क क्या भरा हुआ है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। अब ये जो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है, ये इसकी प्रकृति क्या है, क्या कार्य करता है, बात करेंगे इसकी। तो ये तो रही किसकी? मस्तिष्क की। केवल मस्तिष्क में पहुंचे नहीं, आंतरिक संरचना नहीं है, केवल क्या है? बाह्य संरचना। मस्तिष्क कहाँ है? कपाल अस्थियों के अंदर। ये जो कपाल अस्थियां दिख रही हैं इनके अंदर सुरक्षित है, ठीक। और इन अस्थियों के मध्य फिर क्या है? 3 झिल्लियां, और 3 झिल्लियों के बीच में तो 2 क्या है? कैविटी है। 2 क्या है? कैविटी यानी गुहा है, और इन गुहाओं में भी द्रव भरा होता है। तो सबसे पहले मस्तिष्क की सुरक्षा कपाल अस्थियां करती हैं, इसके बाद दृढ़ तानिका और फिर जाल तानिका, इन दोनों के बीच में सबड्यूरल में लिक्विड भरा हुआ है। ऐसे ही जाल तानिका मृद तानिका के बीच में कैविटी, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो ये सब बाह्य आघातों से भी सुरक्षा करते हैं। इससे सुरक्षा हुई बाह्य आघातों से मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क मैंने पहले बताया किस प्रकार का है? बहुत ही कोमल है और तंत्रिकीय है, बहुत कोमल और तंत्रिक। इसकी सुरक्षा के लिए ये 3 झिल्लियां और कपाल अस्थियां पाई जाती है। इस झिल्ली में रुधिर वाहिनियां पाई जाती। दृढ़ तानिका में क्या है? रुधिर वाहिनियां, जबकि इसमें क्या है? रुधिर केशिकाएं होती, ठीक। ये 3 झिल्लियां सबसे बाहर दृढ़ तानिका ने ड्यूरामेटर, मध्य में आर्केनोइड और मस्तिष्क के पास में कौन सी है? पाया गया। ऐसे 3 झिल्लियां हैं मस्तिष्क की सुरक्षा, और इनके बीच में क्या भरा हुआ है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। अब बात करेंगे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। प्रमस्तिष्क मेरु सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ भरा हुआ है? जाल तानिका और मृद तानिका के मध्य, इसमें सब आर्केनोइड कैविटी। कहाँ पे भरा हुआ है? सब आर्केनोइड कैविटी में भरा हुआ। कैसा है? क्षारीय। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव, श्वेत रंग का होता है। क्षारीय है और लगभग कैसा है? श्वेत रंग का। इसकी जो मात्रा है लगभग 150 ml। कितने मिलीलीटर है? 150 मिलीलीटर होता है। अब देखिए इस द्रव में क्या क्या होता है। इसमें CO2, ये तो कैसे है? ऑक्सीजन, यानी मस्तिष्क ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो इसी से होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है वो भी इसी से। इसके अलावा ग्लूकोज क्या है? यानी शर्करा मस्तिष्क को जो जानी है वो भी इसी के द्वारा। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, मिनरल आयंस, यानी खनिज आयन कौन कौन से? जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट इत्यादि जो आयंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स में मिनरल्स आयन हो गए। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया और
यूरिक एसिड्स ये भी कम, यानी मस्तिष्क में इनकी ये अत्यंत कैसे कम मात्रा में होते हैं, ब्लड में क्या है अत्यंत कम मात्रा में ये। तो ये क्या रहा, प्रमस्तिष्क द्रव का क्या हो गया संगठन, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव का संगठन। प्रकृति कैसी है क्षारीय, प्रकृति कैसी हो गई है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की क्षारीय, रंग श्वेत, मात्रा 150 ml के लगभग, 150 ml के लगभग होती है। क्या क्या चीजें इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, मिनरल आयंस, यूरिया, यूरिक एसिड्स इत्यादि पदार्थ इसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में पाए जाते हैं। अब भाई इसके कार्य क्या, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के कार्य, संगठन हो गया, संगठन के बाद किसकी बात करेंगे कार्य की। ये काम क्या है, पहला काम देखिए, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहां भरा हुआ है आर्के में, सब आर्के और कैविटी में भरा हुआ है। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा, बाह्य आघातों से सुरक्षा, बाह्य आघातों से सुरक्षा। दूसरा श्वसन हेतु O2 का संचय। तीसरा कार्य देखिए मस्तिष्क को पोषण, यानी ग्लूकोज वगैरह जो भी है वो सब किसके द्वारा, इसी के द्वारा उपलब्ध। चौथा कार्य देखिए क्या है, रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा क्या करता है, रोगों से सुरक्षा। पांचवा कार्य देखिए उत्सर्जी पदार्थों का त्याग, क्या करते हैं इससे, उत्सर्जी पदार्थों का त्याग। और मतलब इन सब को हम देखें तो ये क्या है, मस्तिष्क और शरीर के मध्य संबंध बनाता, यानी एक मस्तिष्क और पूरे शरीर के बीच में क्या है, सेतु का कार्य करता है। जितने भी जो मस्तिष्क को जो चीजों की आवश्यकता है वो सब इसके द्वारा पहुंचती है। मस्तिष्क के जो उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, CO2 है, इन सब का त्याग भी इसके द्वारा। इसके साथ साथ बाह्य आघातों से और रोगों से सुरक्षा भी ये करता है। इस प्रकार प्रमस्तिष्क द्रव के क्या हुए काम। हमने इस पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रकार, और केवल अभी हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो है इसकी बाह्य संरचना का अध्ययन किया। अब इसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक जो संरचना है वो पढ़ेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।